लेखपाल भर्ती और पीटी परीक्षा के लिए आज मॉडल पेपर नंबर 1 को हल करेंगे। आज का जो पेपर है इसमें हम हिंदी और ग्राम विकास से संबंधित साथ ही साथ जीएस के जो प्रश्न हैं उसको करना है डिस्कस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदी से। पहला क्वेश्चन देखिए, भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस में कौन सा समास है? तो ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है, बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? भला मानस में कर्मधारय समास है। तो याद रखना कि जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। यानी कि इसमें पहला पद विशेषण होता है। आपने यहाँ पर देखा भला मानस, तो भला क्या है? यह एक विशेषण है और मानस ये विशेष होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, कौरवी या मैथिली? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भोजपुरी बोली जाती है। तो ये याद रखना कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर है उसे वर्णातीत कहते हैं, करेक्ट। जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य, और जो आमिष नहीं खाता है उसे सामिष, और जो पहरा देता है, पहरा, उसे कहते हैं प्रहरी। तो ए, बी और डी करेक्ट हैं। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। अच्छा, आमिष का मतलब क्या होता है? आमिष, तो आमिष का मतलब होता है मांस या मांस युक्त। जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें मांस होता है उसे कहते हैं आमिष। और आमिष और सामिष दोनों लगभग सेम अर्थ रखते हैं। और आमिष का अपोजिट क्या होता है? निरामिष होता है। कई बार एग्जाम में आता है निरामिष। निरामिष का मतलब जो मांस न खाता हो, ठीक है, तो उसे निरामिष कहते हैं। तो यहाँ पर सामिष न होकर निरामिष होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होने का मतलब ही शर्मिंदा होना ही होता है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ये भी शर्मिंदा होना है। टका सा मुँह लेकर रहना, ये भी है। मुंह में पानी आना मतलब, समझ गया ना? मुंह में पानी आना मतलब लालच, मतलब खाने का लालच होना। तो इसका मतलब शर्मिंदा होना से नहीं होता। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इसका उत्तर आप दे लिए तो इसका मतलब कि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतुमद वर्तमान। तो इसमें से कौन सा एक है जो कि वर्तमान काल का भेद नहीं होता है? तात्कालिक वर्तमान तो होता है, पूर्ण वर्तमान भी होता है, राजू खाना खा चुका है। संदिग्ध वर्तमान भी होता है, वह खाना खा रहा होगा। और हेतु हेतुमत वर्तमान होता है, नहीं होता है। ये भूतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। वर्तमान का यह भेद नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हेतु हेतुमत भूतकाल का मतलब क्या होता है? आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर भूतकाल की दो घटनाएं हों और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हों तो वहाँ पर हेतु हेतुमत होता है। लाइक एज कि अगर अंग्रेज भारत न छोड़ते, अगर अंग्रेज भारत न छोड़ते तो भारत आज़ाद नहीं होता। तो दो घटनाएं हो गई। अगर अंग्रेज भारत न छोड़ते तो भारत जो है आज़ाद नहीं होता। तो मतलब हेतु हेतुमत यहाँ पर हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये काफ़ी कम जगहों पर आपको मिलेगा। अगर दैनिक रूप से आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्रतिदिन आपको लेखपाल भर्ती, पीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो उसको आप लोग करते रहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको नहीं भेज रहा है यूट्यूब, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं हर वीडियो को शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल @study with ज्ञान प्रकाश है और उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। हेतु हेतुवत वर्तमान
काल का भेद नहीं होता है, यह भूतकाल का भेद होता है। और यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो, तब वहाँ पर होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। फिर देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें से किन्नर, अहिंसा, अंतरी और अपरिग्रह में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा जो है यह स्त्रीलिंग है, बाकी सब शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर क्या है, चरण की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है और इसमें कोई भी भेद नहीं किया जा रहा है। मतलब चरण का जो रूप है उसे कमल के रूप में लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर, उपमेय क्या है? उपमेय यहाँ पर चरण हो गया और उपमान क्या है? उपमान कमल हो गया। तो चरण पर कमल का आरोप कर उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब ये होता है कि इसमें क्या उपमेय जो होता है वो उपमान का ही रूप धारण कर लेता है। जैसे कि कमल नयन भी होता है। कमल नयन का मतलब कि कमल मतलब नयन जो है बिल्कुल कमल के समान ही है, मतलब वहाँ पर दोनों को एक कर दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? व्याल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? सांप, शेर, राजा और दुर्गा में व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। सांप तो होता है, शेर भी होता है, राजा भी होता है, दुर्गा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर है। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित, गेस करो इसका आंसर क्या हो सकता है? यथोचित का संधि विच्छेद यथाधन उचित होगा, ऑप्शन सी। कौन सी संधि है यहाँ पर? यथोचित में कौन सी संधि है यहाँ पर? कौन सी संधि है बताओ? यहाँ पर देखो गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि अगर दो शब्द हैं, पहला खत्म होता है अ या आ से, दूसरा शुरू होता है ई या बड़ी ई से, तो जब उनको एक करते हैं तो वहाँ पर एक का उच्चारण होता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लिखें एक धन एक, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एक एक, तो यहाँ पर ए आ गया। इसी प्रकार से देखो री का भी उच्चारण होता है, अगर ऊ हो या बड़ा ऊ हो उस पर समाप्त हो रहा हो तो क्या होता है? तो यहाँ पर अ और ऊ मिलकर ओ का उच्चारण करते हैं। महाधन उदय बराबर महोदय हो जाएगा। और इसी प्रकार से महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाता है। जब री होती है, दूसरे शब्द की शुरुआत में री होता है तो वहाँ पर अर हो जाता है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, इस प्रकार से। तो ऐसे जो संधियाँ होती हैं वहाँ पर गुण संधि होती है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में श्रृंगार रस तो खूब मिलता है, वात्सल रस भी खूब मिलता है, शांत रस भी मिलता है, भयानक रस में नहीं लिखते थे कभी सूरदास। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। फिर देखो बारी आ गई जीएस की। अब जीएस के प्रश्न होंगे, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 108(1) तो संविधान के अनुच्छेद 108(1) में यह उपबंध है कि जब किसी सभा द्वारा पारित किसी विधेयक जिसमें धन विधेयक या संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक न हो, मतलब दो विधेयकों को छोड़कर धन विधेयक और संशोधन विधेयक न हो, तो किसी विधेयक को अन्य सभा द्वारा अस्वीकार किए जाने या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अंतिम रूप से असहमत होने या दूसरी सभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत जाने पर लोकसभा का विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यापगत नहीं हो पाया है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, और यदि वे बैठक में नहीं है तो अधिसूचना के द्वारा देता है। तो इसका जो उल्लेख है वो 108(1) में किया गया है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? अगर पक्ष और विपक्ष में
बराबर बराबर वोट पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है वो भी वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? संसद, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर मतलब संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। और अध्यक्ष सभा में मतदान के दौरान केवल तभी मतदान करता ही है जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसका उत्तर है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था वो शराब से बहुत दूर रहता था। ताजमहल के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर कौन थे जिन्होंने 1648 में इसकी रचना की और इसे पूरा किया? तो नाम था अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने 17वीं सदी में करवाया था। इसमें लगभग 22 साल का समय लगा था और लगभग उस समय 20 लाख रुपए का खर्च आया था। समझ सकते हैं आप कि वर्तमान में अगर इसको बदला जाए तो कितने रुपए लगेंगे। और इसमें 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक मेहनत की थी। तुर्की आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा के साथ ईसा मोहम्मद, तो दोनों नाम यहाँ पर कॉमन हैं, उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद। इन्होंने मिलकर इसका डिज़ाइन तैयार किया था और बिल्डिंग के प्लान के मुताबिक अंतिम जो कैलीग्राफी थी उसको अंजाम देने की जो जिम्मेदारी थी वो अमानत खान सिराजी ने संभाली थी। इमारत की नक्काशी में दुनिया के 28 देशों से बेशकीमती पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये याद रखना। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि अक्सर एक भ्रम आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहाँ ने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुबंध किया गया था कि इसकी प्रतिकृति आप कहीं नहीं बनवाएंगे। फिर देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस सन में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो सही जवाब इसका 1931 में 23 फरवरी का दिन था। एक्चुअली में जो इनकी फांसी की सज़ा थी वो 24 फरवरी 1931 को तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज़ काफ़ी डरे हुए थे और उन्हें पता था कि हो सकता है कि क्रांतिकारी जो हैं वो जेल पर हमला करके इनको छुड़ा ले जाएं। तो इसके लिए 23 फरवरी को 11 घंटे पहले ही, जो समय मुकम्मल था उससे 11 घंटे पहले ही इनको जो है लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई थी। और एक तरीके से कहा जाए तो इन महान स्वतंत्रता सेनानियों जिनके लिए हमारे मन में असीम श्रद्धा है, आज भी असीम आदर है, इनकी लाश के साथ भी उचित न्याय नहीं किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उन्होंने इनकी लाश को गुप्त तरीके से जलाने की कोशिश की थी। पूरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। फिलहाल स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में लोग अपने देश के प्रति जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, बहुत दुख होता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई? तो किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच? तो देखो, मुख्य रूप से जो लड़ाई स्टार्ट हुई वो औरंगजेब के समय से शुरू हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। और एक बात और, 1780 से लेकर 1807 के बीच मुगल मराठा युद्ध हुआ। 27 साल तक चला ये युद्ध। इसे कहते हैं 27 वर्ष के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। 27 वर्षीय युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यही दक्कन का युद्ध था जो कि चला था कितने साल? लगभग 27 साल। फिर अगला क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की जो खोज थी वो की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा, मैरी क्यूरी, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो याद रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से कर लेते हैं डिस्कस। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हेनरी बैक्यूरेल है। अगर बात करें हम मैरी क्यूरी के बारे में, तो मैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की खोज और कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो भौतिकी और रसायन दोनों ही था मैरी क्यूरी का, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटा की खोज की गई थी वो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। तो याद रखना कि अगर प्रश्न होगा कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, तब इसका आंसर आप लिखेंगे हेनरी बैक्यूरेल। अगला क्वेश्चन होगा कि एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या है कितनी? तो देखो फ्रेंड्स, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा, 7। और अगर देखा जाए तो 2 डिराइव्ड होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन।
तो ये व्युत्पन्न राशियाँ कही जाती हैं, तो कुल मिला के तब 9 हो जाती हैं। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया था। इसमें 7 मूल राशियाँ हैं। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर विद्युत धारा मापती है, केल्विन कैंडेला में ज्योति तीव्रता मापा जाता है, मोल में पदार्थ की मात्रा, और केल्विन जो है ताप के लिए होता है। तो ये 7 मूल राशियाँ हैं, और रेडियन और स्टेरेडियन ये 2 व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो कुल मिला के 9 राशियाँ इसमें शामिल हैं। मूल राशियाँ 7, व्युत्पन्न राशियाँ 2। फिर अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को। खुर्जा बुलंदशहर का शहर है, सिरेमिक सिटी से कहा जाता है। और खुर्जा के बारे में आप जान रहे हैं कि बुलंदशहर में मिलता है ये, मतलब ये शहर बुलंदशहर का है। और खुर्जा अपनी पॉटरी, मिट्टी के एक प्रकार के बर्तन के लिए जाना जाता है। फिर देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड ये किताब लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। याद रखना, कई बार लोग इसका उत्तर जो है गलत बोल देते हैं, मौलाना अबुल कलाम भी बोल देते हैं। तो याद रखना, ये जो किताब है इंडिया डिवाइडेड, ये रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का यह एक नगर था जहाँ पर कोई भी किला नहीं था। तो यह है चनुदड़ो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, चनुदड़ो। चनुदड़ो जो था वो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधुकालीन नगर है, और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में प्रसाधन सामग्री मिलती है। मैके ने यहाँ पर मनकों को बनाने वाला एक कारखाना खोजा था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता और मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? वैज्ञानिक अनुसंधान, आदर्शात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान, या उपयुक्त सभी? ये प्रश्न आपके ग्राम समाज से संबंधित है, ग्राम समाज और विकास। तो ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में आदर्शात्मक अनुसंधान की कमी के कारण होती है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। थर्स्टन और लिकर्ट ने इसके मापन के लिए पैमानों का निर्माण किया था? तो मनोवृत्ति के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सुलहकुल उत्सव का आयोजन लगभग 6 दिनों तक यह उत्सव होता है। इसका आयोजन होता है उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आगरा, मथुरा, मेरठ और कानपुर में। तो एक्चुअली में मथुरा स्थानीय मैदान जलवायु से प्रभावित है, और वर्ष के दौरान मथुरा में कम वर्षा होती है। कोपेन गीजर के अनुसार BSH जलवायु का वर्गीकरण है। मथुरा का औसत वार्षिक तापमान 25.6 और साल में लगभग 707 मिलीमीटर तेज़ी से वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर करिएगा। नियमित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आइए इसी चैनल पर, और प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा अन्य विषयों की पूरी तैयारी आपको करवाई जाती है। थियरी की क्लास भी चलती है, सुबह सुबह आपको मॉर्निंग न्यूज़ भी मिलती है। यानी कि एक कंप्लीट चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।